बीते कुछ सालों में नासा ने इस पूरे यूनिवर्स में दो स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और फाइनली जाकर 1977 में नासा वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करता है। आज के समय में नासा के ये वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लगभग 15 बिलियन मील्स दूर तक पहुंच चुका है। ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए नासा ने अब तक बहुत सारी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए हैं, लेकिन इन सारी स्पेसक्राफ्ट में से सिर्फ 2 ही ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो सोलर सिस्टम को छोड़कर बाहर जाने में सफल हो पाए हैं, और वो है वायेजर 1 और वायेजर 2। और इन्हीं 2 स्पेसक्राफ्ट की वजह से आज के डेट में हमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसी प्लैनेट्स की एक बहुत ही साफ और इंटरेस्टिंग पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। और ये वही वायेजर 1 है जिसकी वजह से आज हमें जुपिटर के चारों ओर एक पतली अंगूठी और इसके दोनों चंद्रमा के बारे में पता चला है। वायेजर 1 में 2 रेडियो ट्रांसमीटर लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी वायेजर 1 कई सालों से सिर्फ एक ही रेडियो ट्रांसमीटर पर टिका हुआ है, जिसे एक्स बैंड कहा जाता है। वायेजर 1 और 2 को खास करके रेयर प्लेनेटरी अलाइनमेंट का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि 176 सालों में सिर्फ एक बार आता है। प्लेनेटरी अलाइनमेंट के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। इस वायेजर 1 में साइंटिस्ट की 11 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा गया है, जिसकी वजह से अगर हमारे इस पूरे यूनिवर्स में अगर कहीं भी हम इंसानों के अलावा स्पीशीज पाई गई तो वह आसानी से हमारे बारे में पता लगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं वायेजर 1 के बारे में, क्यों इस वायेजर 1 को हम इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेसक्राफ्ट माना जाता है। और हम यह भी जानेंगे कि क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम इंसानों के अलावा और भी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, और अगर करती भी है तो इस वायेजर 1 में साइंटिस्ट की 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैसे वे हम तक पहुंच सकते हैं। वायेजर 1 की शुरुआत इसके इतिहास से करते हैं। वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने से कुछ साल पहले नासा के एक साइंटिस्ट ने यह नोटिस किया कि हमारे जो सोलर सिस्टम की जो 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वो 175 सालों में सिर्फ एक बार ऐसे जियोमेट्रिक अरेंजमेंट में आते हैं जिनकी वजह से हम कम फ्यूल और कम खर्चे में इन चारों प्लैनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम की ये 4 प्लैनेट्स 175 सालों में सिर्फ एक बार ऐसी जगह पर आते हैं, जिसकी वजह से हम इन चारों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर हम आसानी से इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए नासा ने 1977 में वायेजर 1 और 2 को लॉन्च किया, ताकि इन चारों प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर उसे एक्सप्लोर किया जाए। इसमें होता क्या है कि जब स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है तो वो हर एक प्लैनेट्स के पास से गुजरता है, तो इससे जो स्पेसक्राफ्ट की पथ होती है वो मुड़ जाती है दूसरे प्लेनेट की तरफ। और जब स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट पथ मुड़ती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अगले प्लेनेट्स के पास आसानी से जा सकता है। और इन सारी प्रोसेस को ग्रेविटी असिस्ट भी कहा जाता है। इसी ग्रेविटी असिस्ट का उपयोग पहली बार नासा ने 1973 और 1974 के दौरान मेरिनर 10 वीनस मरकरी मिशन के साथ किया था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था जो नेपच्यून तक जाकर उसको एक्सप्लोर करेगी, जिसमें टोटल में 30 सालों का समय लगना था। लेकिन इस ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक की वजह से सिर्फ 12 सालों के अंदर इस सफर को तय किया गया, और वो भी कम बजट और कम पैसों में। हालांकि यहाँ पर वायेजर 2 को वायेजर 1 से पहले लॉन्च किया गया था। वायेजर 1 को लॉन्च किया गया था 5 सितंबर 1977 को, और ठीक इसके 2 सप्ताह पहले 20 अगस्त 1977 को वायेजर 2 को लॉन्च किया गया था। लेकिन वायेजर 1 को इसके बाद में लॉन्च करने के बावजूद भी वायेजर 1 अपने ट्रेजरी को फॉलो करते हुए इन प्लैनेट्स के पास सबसे पहले पहुंचकर एक्सप्लोर किया। आप इस एनिमेशन में देख सकते हो बिल्कुल साफ साफ। लगभग 2 सालों के समय के बाद वायेजर 1 ने जनवरी 1979 को जुपिटर की इमेज को क्लिक करना शुरू किया, और इसके सिर्फ 2 महीने बाद जाकर 5 मार्च 1979 को वायेजर 1 जुपिटर के सबसे करीब पहुंचा, जो कि इस प्लेनेट के सेंटर से सिर्फ 3,49,000 किलोमीटर की दूरी पर था। करीब 1 महीना के समय के बाद वायेजर 1 ने अप्रैल 1979 में जोवियल सिस्टम की इमेज को लेना बंद कर दिया।
यह इतिहास में पहली बार था जब हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी पिंड पर एक एक्टिव वोल्केनो देखा गया हो, और वाइजर 1 पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जो जुपिटर के मून आयो पर एक एक्टिव वोल्केनो को दिखाया। एक तरह से यह ऐसा लगता है कि जुपिटर के आयो चंद्रमा पर यह एक्शन पूरे जोवियन सिस्टम को अफेक्टेड करता है। जोवियन सिस्टम अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता दूं कि जुपिटर और जुपिटर के रिंग्स और इसके सारे मून्स को मिलाकर यह जोवियन सिस्टम बनाया जाता है, और इसे ही जोवियन सिस्टम कहा जाता है। जोवियन सिस्टम में जुपिटर के सारे मून और इसके रिंग्स भी आ जाते हैं। जुपिटर के पास भी रिंग्स हैं, लेकिन वो दिखती नहीं है क्योंकि उसकी साइज इतनी ज्यादा पतली होती है कि उसे देख पाना लगभग मुश्किल ही लगता है। जुपिटर के रिंग्स छोटे छोटे धूल के कणों से बने होते हैं, जिससे कि इसको देख पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके रिंग्स को देखने के लिए सूर्य की ओर से देखना पड़ेगा, तभी जाकर इसको देखा जा सकता है। जब वॉयेजर 1 जुपिटर के सबसे नजदीक पहुंचा था, तब वॉयेजर 1 के द्वारा ऐसी चीजों को पता लगाया गया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जुपिटर के पास पहुंचकर उसकी एक टाइम लैब की वीडियो नासा ने कैप्चर किया, जो आप यहाँ पर साफ साफ वीडियो में देख सकते हो। आप यहाँ पर जो एक बड़ा सा लाल धब्बा देख रहे हो, वो एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, जिसका साइज हमारे पूरे पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके बाद से वॉयेजर 1 मिशन के अनुसार जुपिटर को सक्सेसफुली एक्सप्लोर करने के बाद सैटर्न की तरफ रवाना हो जाता है। इस समय तक वॉयेजर 1 की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह सैटर्न प्लैनेट्स के पास वॉयेजर 2 से पहले पहुंचा, और वहीं पर वॉयेजर 2 को सैटर्न के पास पहुंचने में टोटल में 9 महीनों का समय लगना था। 12 नवंबर 1980 को जब वॉयेजर 1 सैटर्न के सबसे नजदीक पहुंचा और सैटर्न की सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के एटमॉस्फेयर का स्टडी किया, तो यह पाया कि सैटर्न का ऊपरी जो एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 7% हीलियम है, जबकि 7% के अलावा बाकी सब हाइड्रोजन से भरा हुआ है। फिर वो दिन आता है 14 फरवरी 1990 का। इस दिन तक वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से इतना दूर पहुंच चुका था कि उसके द्वारा ली गई इमेज में जो हमारी अर्थ है वो एकदम छोटी सी डॉट की तरह दिखाई दे रही है, जो आप इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। इसके बाद से वॉयेजर 1 ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज को हमारे पास भेजा। वॉयेजर 1 के द्वारा ये जो इमेज क्लिक की गई है, ये लगभग हमारी धरती से 6 बिलियन किलोमीटर दूर से लिया गया है, जिसमें वॉयेजर 1 के द्वारा ली गई इमेज में जुपिटर और वीनस, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ही दिख पा रहे हैं, और सन की रिफ्लेक्शन की वजह से इस फैमिली फोटोज में मरकरी और मार्स इसमें बिल्कुल भी नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों प्लेनेट उसमें गायब से हो गए थे। वॉयेजर 1 के द्वारा इस फैमिली पिक्चर को क्लिक करने के बाद से वॉयेजर 1 के सारे कैमरास को बंद कर दिया जाता है, ताकि इसकी एनर्जी को बचाया जा सके, और वैसे भी इसे चालू रखना उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं था, क्योंकि जरूरत के हिसाब से वॉयेजर 1 सारी चीजों को क्लियर कर दिया था, और इन सब के अलावा और कुछ बचा भी नहीं था जिसे वॉयेजर 1 एक्सप्लोर कर सके। 14 फरवरी 1998 तक वॉयेजर 1 की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा था। इस समय तक वॉयेजर 1 सूर्य से करीब 10 बिलियन किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका था। अब तक इंसानों द्वारा सबसे दूर तक छोड़ा गया स्पेसक्राफ्ट पायनियर 10 था, लेकिन 17 फरवरी 1998 को वॉयेजर 1 पायनियर 10 को भी पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गया था। इस समय तक वॉयेजर 1 की स्पीड लगभग 17 किलोमीटर पर सेकेंड तक हो गई थी, जो किसी भी स्पेसक्राफ्ट की तुलना में सबसे तेजी से ट्रेवल करने वाली स्पेसक्राफ्ट बन चुका था। नासा ने यह खुद बताया कि वॉयेजर 1 530 किलोमीटर पर ईयर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। नासा के साइंटिस्ट के द्वारा यह अपडेट दिया जाता है कि फरवरी 2003 में वॉयेजर 1 टर्मिनेशन शॉक में एंट्री कर चुका है, और साल 2004 में यह टर्मिनेशन शॉक पार कर चुका है। टर्मिनेशन शॉक वो पॉइंट होता है जहां पर हमारे सोलर सिस्टम की सोलर विंड अचानक धीमी हो जाती है। सोलर विंड जो होता है वो हमारे सोलर सिस्टम से आने वाली चार्ज पार्टिकल होता है। ये जो सोलर विंड है वो हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक गुब्बारे जैसा आकार बना देता है, और ये जो गुब्बारा जैसा आकार बनाता है उसे हेलियोस्फीयर कहा जाता है। ये जो हेलियोस्फीयर होता है वो हमें इंटरस्टेलर रेडियस से भी बचाता है। इस इमेज के जरिए आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो, यह है हमारे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर, और ठीक इसके जस्ट बाद टर्मिनेशन शॉक का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, और इसके जस्ट बाद हेलियोपॉज स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर यह है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट, जो करीब 2012 में हेलियोपॉज को भी पार कर चुका था, और हेलियोपॉज को पार करने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बना जिसे इंसानों ने बनाया हो। इस समय तक वॉयेजर 1 सूर्य से इतनी ज्यादा दूर तक पहुंच चुका था कि सूर्य की लाइट को भी वॉयेजर 1 तक पहुंचने में लगभग 16 घंटों का समय लगता था।
मार्च 2013 में नासा ने अनाउंस किया कि वायेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में सबसे पहले जाने वाला और हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट बन चुका है। हालांकि 12 सितंबर 2013 तक यह बिल्कुल कंफर्म नहीं था कि यह इंटरस्टेलर स्पेस ही है या फिर हमारे सोलर सिस्टम का कोई ऐसा जगह जिसे हम न जानते हो। लेकिन टोटल में 8 महीनों का टाइम स्पेंड में नासा ने यह कंफर्म कर दिया यह कोई हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, बल्कि वायेजर 1 सच में हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए नासा को 8 महीनों का समय लगा था। कई बार नासा ने रीचेक किया, जिसके बाद से यह बात कंफर्म किया। नासा का मानना है कि वायेजर 1 अगले 50,000 सालों में एक निकटवर्ती स्टार से जितना दूर चला जाएगा, बशर्ते अगर वायेजर 1 किसी भी चीज से न टकराए और इसे वापस न लाया जाए तो। अब आप यह सवाल पूछोगे कि हम मान लेते हैं कि वायेजर 1 एलियंस को मिल भी गया, तो कैसे पता करेंगे कि यह स्पेसक्राफ्ट हम इंसानों ने ही भेजा है? और अगर एक तरह से मान भी लिया जाए कि ये एलियंस को पता चल गया कि ये स्पेसक्राफ्ट हम इंसानों ने ही भेजा है, तो बाकी सारी चीजों को उन्हें कैसे पता चलेगा कि आखिर हम रहते कहाँ हैं, कौन सी प्लेनेट पर रहते हैं, हम दिखते कैसे हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? इन सारी चीजों को डिटेल्स में समझने के लिए सबसे पहले वायेजर 1 की स्ट्रक्चर और उसके अंदर एलियंस के लिए भेजी गई मैसेजेस को समझना पड़ेगा। वायेजर 1 को प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया था। वायेजर 1 में 16 हाइड्रोजन थ्रस्टर्स, 3 एक्सिस स्टेबलाइजेशन जायरोस्कोप और ढेर सारी इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा गया है। और इन्हीं सारी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हमें यह पता लग पा रहा था कि वायेजर 1 कब कहां पर पहुंच रहा है। नासा ने पूरी धरती पर 3 रेडियो एंटीना को फैला रखा है और इन रेडियो एंटीना की लोकेशन ऐसी जगह पर है जो लगभग पूरे पृथ्वी के एरिया को कवर कर लेता है, जो आप इस 3D एनिमेशन में बिल्कुल साफ साफ देख सकते हो। और ये जो वायेजर 1 की लोकेशन का पता नासा को लग पा रहा था, वो इसी रेडियो एंटीना की वजह से लग पा रहा था। अगर रेडियो एंटीना को समझा जाए तो एक पूरी अलग से वीडियो बन सकती है इस पर, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करके वापस टॉपिक पर आते हैं। वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट में प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए 11 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को भेजा गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है इमेजिंग साइंस सिस्टम। इसके अंदर 2 कैमरा को फिट किया गया है जो जुपिटर और सैटर्न जैसी प्लैनेट्स का इमेज हमारे पास भेज सके। दूसरे नंबर पर जो भेजा गया है वो है रेडियो साइंस सिस्टम। इस सिस्टम के तहत किसी भी प्लैनेट या उसके मून के एटमॉस्फेयर को एक्सप्लोर करने के लिए यूज किया गया है। तीसरे नंबर पर जो भेजा गया है वायेजर 1 में वो है इंफ्रारेड इंटरफेरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर और रेडियोमीटर। ये वही सिस्टम था जिसकी वजह से हमें जुपिटर की रिंग्स के पार्टिकल्स के बारे में पता लगा। फिर से जो भेजा गया है वायेजर 1 में वो अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर को भेजा गया है। मोस्टली इस सिस्टम को एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उसके बाद से इस वायेजर 1 में था ट्रैक्सल फ्लक्स गेट मैग्नेटोमीटर। वायेजर 1 में मैग्नेटोमीटर को इसलिए भेजा गया था कि जुपिटर और सैटर्न के मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लोर कर सके, और उसके साथ साथ सोलर विंड, इंटरप्लेनेटरी स्पेस और मैग्नेटोस्फीयर के साथ साथ इंटरस्टेलर स्पेस तक जितने भी मैग्नेटिक फील्ड की बॉर्डर्स हैं उन सबको एक्सप्लोर कर सके। 6 नंबर पर था प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे कि प्लाज्मा आयन की सूक्ष्म प्रॉपर्टीज की जांच किया जाए। इसके बाद से 7वें नंबर पर आता है एनर्जी चार्ज पार्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसको भी ओएंस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका यूज हल्का सा अलग था। फिर से आता है कॉस्मिक रे सिस्टम। फिर जो 9वें 10वें 11वें नंबर पर जो इंस्ट्रूमेंट्स था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंस्ट्रूमेंट्स था, और वो था प्लेनेटरी रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन्वेस्टिगेशन, फोटोपोलैरिमीटर सिस्टम और प्लाज्मा वेव सब सिस्टम। इसको डिजाइन किया गया था कि जुपिटर और सैटर्न की तरफ से जो रेडियो एमिशन सिग्नल्स आ रहे थे उनको स्टडी कर सके, और उसको स्टडी करने के लिए स्विफ्ट फ्रीक्वेंसी रेडियो रिसीवर टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये तो सिर्फ थी सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, और अगर एलियंस को हमारा ये वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट मिला तो वो किन चीजों से पृथ्वी और हम इंसानों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो उसके लिए नासा ने वायेजर 1 में गोल्डन रिकॉर्ड को भेजा था। इस गोल्डन रिकॉर्ड में 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में वॉइस को रिकॉर्ड करके भेजा गया था। अगर आप इन सारी लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड की गई वॉइस को सुनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हो। और सिर्फ वॉइस ही नहीं, हमारी पृथ्वी से बहुत सारी वीडियोस और इमेजेस को रिकॉर्ड करके भेजा गया है, और उसमें जो रिकॉर्ड की गई हमारे नेचर की वीडियो और जो वॉइस है वो कुछ ऐसी है। ये यहाँ पर आप ये गोल्डन रिकॉर्ड की फोटो देख सकते हो स्क्रीन पर। ये गोल्डन रिकॉर्ड में हर एक वो चीज है जिसे हम इंसानों के बारे में जानने के लिए
काफी है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इस प्लेट को समझना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब आप इस प्लेट को पहली बार देखोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। और अच्छी खबर यह है कि नासा ने एलियंस के लिए इन सारी चीजों को भेजा, जिससे कि एलियंस हमारी पृथ्वी और हम इंसानों के बारे में बिल्कुल आसानी के साथ जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बुरी खबर यह है कि उन एलियंस को इन सारी प्लेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, और अगर प्रॉपर जानकारी नहीं हुआ तो वहाँ पर एलियंस क्या करेंगे। ये यहाँ पर नासा ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं इन सारी चीजों को समझने के लिए। इस डायग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना और समझ लेना। इस गोल्डन रिकॉर्ड में टोटल में मौजूद हैं 115 इमेजेस, जो मोस्टली हमारे अर्थ के बारे में एक्सप्लेन करती हैं, और हमारी पृथ्वी के कई नेचर की साउंड को इकट्ठा करके इस गोल्डन रिकॉर्ड में भेजा गया है। और इसके साथ साथ पूरे पृथ्वी के लोगों के द्वारा बोले गए 55 अलग अलग भाषाओं की रिकॉर्डिंग्स इस गोल्डन प्लेट में अवेलेबल है। और उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल वाल्ड हेम के द्वारा लिखी गई मैसेज को भी भेजा गया है। एक एक चीज जो मैंने इस वीडियो में बात करी है, उन सारी आर्टिकल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां पर जाकर जरूर देखिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि इस टॉपिक पर एक और वीडियो लाया जा सके।